नमस्कार बच्चे। नवीं कक्षा के सभी बच्चों का इस क्लास के अंदर मैं स्वागत करता हूँ। हिंदी व्याकरण के अंदर हम देख रहे हैं शब्द संरचना। शब्दों की रचना चार प्रकार से होती है, उस बात पर हम बात कर रहे थे। पहली बात हमने पूरी की थी आगे के क्लास के अंदर उपसर्ग द्वारा शब्द रचना कैसे होती है। दूसरी बात प्रत्यय के द्वारा प्रत्यय के ढेर सारे प्रकारों को देखा। अब तीसरी बात पर आ चुके हैं, मतलब संधि के द्वारा शब्दों की रचना कैसे होती है, उस बात को आज देखने की ओर हम जा रहे हैं। बच्चे अपनी किताब में ध्यान रखो, हिंदी के अंदर भी संधि की बात दी गई है हमारे एकम के अंदर। संधि किसको कहते हैं उसी बात को आज यहां पर समझने की ओर जा रहे हैं और उनके प्रकारों को भी देखेंगे। संधि का अर्थ है एक प्रकार का मेल, एक प्रकार की जोड़। जब हमने आपके सामने चारों की बात रखी थी तब हमने कहा था कि भाई वर्ण वर्ण मिलकर जो मेल होता है उसे संधि कहते हैं। वर्ण वर्ण मिलते हैं। यहां पर उसी बात को हम परिभाषा के रूप में देखने की ओर देखने की बात करते हैं। तो जब दो ध्वनियां पास पास आकर मिल जाती है और जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार की है कि जब दो ध्वनियां पास पास आती है और मिल जाती है, मिल जाने के बाद विकार पैदा करती है, विकार उत्पन्न होता है, मतलब परिवर्तन होता है। जब दो ध्वनियां पास पास आकर मिल जाती है और उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उदाहरण तौर पर हम देखते हैं, देखो जैसे विद्या प्लस आलय, क्या संधि बनती है? विद्यालय। अब देखो यहां पर आ प्लस आया है, मतलब एक ध्वनि, प्रथम शब्द का अंतिम ध्वनि आ है, दूसरे शब्द का प्रथम ध्वनि जो है वो भी आ है। दो ध्वनियां पास पास आती है, दोनों मिल जाती है और नया रूप हमारे सामने आता है, मतलब एक ध्वनि का लोप कर दिया गया है, विद्यालय। इस प्रकार के जो मेल होते हैं, उस मेल यानी उस मेल के कारण एक प्रकार का विकार पैदा होता है जो परिवर्तन कहलाता है। वैसे परिवर्तन को, उस प्रकार के मेल को संधि कहते हैं। संधि किसको कहते हैं उस बात को हमने आपके सामने रखा। जब दो ध्वनियां, क्योंकि अंदर से आने वाली सिर्फ हवा ही होती है, अंदर से आने वाली हवा बाहर निकलती है, या तो मूर्धन्य मार्ग से निकलती है या तो नासिका मार्ग से बाहर निकलती है। मूर्धन्य मार्ग से निकलने वाली हवा सीधी तरह
तरह से बाहर निकलती है और किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होता और जो ध्वनियां उत्पन्न होती है उसे स्वर कहा जाता है। मतलब हमारे मुंह में उनको किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं डाला जाता, ना तो जबान से, ना तो दातुन से, ना तो तालव्य से, ना ओष्ठ से, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं डाला जाता या रोका नहीं जाता। बिना रोके जो हवा बाहर निकलती है, जो ध्वनियां बाहर निकलती है, उनको हमने व्याकरण शास्त्रियों ने, हमारे व्याकरण शास्त्रियों ने उनको स्वर कहा है। ये बात संधि के साथ साथ आपके दिमाग में स्पष्ट करता हूं। अंदर से आने वाली हवा मूर्धन्य मार्ग में कहीं रोकी जाए तो उसे, और जो आवाज उत्पन्न होती है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे व्यंजन कहा जाता है। और हर व्यंजन का उच्चारण होता ही नहीं, व्यंजनों का उच्चारण हम कर ही नहीं सकते। अंदर से आने वाली हवा मूर्धन्य मार्ग से सीधी तरह से बाहर निकलती है और जो उच्चारण होता है वो स्वर होता है। मुंह में रोकी जाए और जो उच्चारण होता है उसे व्यंजन कहते हैं, पर जब रोकी जाती है तो उनके साथ स्वरों का मेल हो जाता है। स्वरों की मदद से ही व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। हम व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते, मतलब इनका उच्चारण हम नहीं कर सकते, इनका उच्चारण हम कर सकते, इनका उच्चारण नहीं कर सकते। ये व्यंजन है, इनका उच्चारण हम कर सकते हैं। ये स्वर से मिलावट हुआ व्यंजन है। देखो किस प्रकार से मिलता है व्यंजन, क है प्लस स्वर अ है और बना क। इनका उच्चारण हम कर सकते हैं, इनका उच्चारण नहीं कर सकते। इस स्वर व्यंजन के दो भेद बताए। स्वर किसको कहते हैं? अंदर से आने वाली ध्वनि बिना रुके बाहर निकले और जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे स्वर कहते हैं। अंदर से आने वाली हवा मुंह में रोकी जाए और जो ध्वनियां उत्पन्न होती है उसे व्यंजन कहते हैं। या तो जबान से रोकी जाती है, या तो ओष्ठ से रोकी जाती है, या तो तालव्य से रोकी जाती है, या तो दातुन से रोकी जाती है, और रुक कर जो बाहर निकलती है वो व्यंजन कहलाती है। अब अनुनासिक स्वर भी होते हैं, अनुनासिक व्यंजन भी होते हैं। अंदर से आने वाली हवा मूर्धन्य मार्ग के साथ साथ नासिका मार्ग से जब निकलती है, नासिका मार्ग से निकलने वाली सीधी हवा वो अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। अंदर से आने वाली हवा नासिका मार्ग में कहीं रुकी जाती है और जो उच्चारण होता है वो अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वर और व्यंजन की बात आपको बतलाई। हमें यहां पढ़ना है संधि। संधि की बात करते हैं। संधि की परिभाषा आपके सामने मैंने रखी है कि जब दो ध्वनियां पास पास आती है और मिल जाती है, दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उनके लिए एक उदाहरण आपके सामने रखा, विद्या प्लस आलय मतलब विद्यालय। संधियां 3 प्रकार की होती है। उनके प्रकारों पर जाते हैं। देखो, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, नंबर 3 विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधियां होती है। यानी कि ध्वनियों में जो मेल होता है वो मुख्य तरीके से देखे तो 3 प्रकार का होता है। अब सवाल ये होता है कि स्वर संधि किसको कहते हैं? जब दो स्वर मिलते हैं और जुड़ जाते हैं उस प्रकार के मेल को स्वर संधि कहते हैं। एक स्वर दूसरे स्वर के साथ मिल जाते हैं और नया रूप धारण करते हैं, उस प्रकार की संधि को स्वर कहते हैं। स्वर व्यंजन, व्यंजन व्यंजन, व्यंजन स्वर जब मिलते हैं और जो नया रूप धारण करते हैं उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जहां पर विसर्ग का प्रयोग हुआ हो, ध्वनि के आगे या तो ध्वनि के पीछे विसर्ग लगे होते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं।
ये तीन बातें यहां पर हमें करनी है। पहली बात हम शुरू करते हैं, मतलब स्वर संधि को देखने का प्रयत्न करते हैं। परिभाषा संधि की निकाल रहा हूं, फिर से आपको एक बार बोल के बता देता हूं। जब दो ध्वनियां पास पास आती है, मतलब पहले शब्द का अंतिम ध्वनि दूसरे शब्द का पहला ध्वनि पास पास आते हैं और मिल जाती है, दोनों ध्वनियां मिल जाती है और विकार उत्पन्न होता है, मतलब कुछ परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही, मतलब उस विकार को ही, नए रूप को ही संधि कहते हैं। उनका उदाहरण दिया विद्या प्लस आलय, मतलब विद्या का अंतिम ध्वनि आ है, आलय का पहला ध्वनि आ है, दो आ पास पास आए, संधि हुई विद्यालय। यानी संधि की बात आपके दिमाग में आ गई है। अब उनके पहले प्रकार की बात करते हैं, स्वर संधि की बात करते हैं। स्वर संधि किसको कहते हैं? जब दो स्वरों में मेल हो जाता है, दो स्वर मिल जाते हैं, स्वर एक स्वर के साथ दूसरा स्वर मिलता है, तब उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर किसको कहा जाए वो बात मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने रखी है। अंदर से आने वाली हवा मूर्धन्य मार्ग से सीधी बाहर निकले और जो ध्वनियां उत्पन्न होती है उसे स्वर संधि स्वर कहा जाता है। उनकी याद आपको दिला दूं, अ आ ई उ रु। नमस्कार बच्चे, मोबाइल की वजह से ऐसा हुआ था। अब आगे देखो, स्वरों की बात कर रहे हैं। अब स्वर संधि के चार भेद होते हैं। चार भेद के अंदर पहला प्रकार जो है वो दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि की बात करते हैं। दीर्घ संधि किसको कहते हैं? जब ह्रस्व या दीर्घ अ आ, परिभाषा इस प्रकार की है, जब ह्रस्व या दीर्घ अ आ, दीर्घ अ आ, ह्रस्व ई या दीर्घ ई तथा उ के बाद उ परस्पर परस्पर एक दूसरे के समीप आए तो समीप आए तो मिलकर सवर्ण सवर्ण दीर्घ आ ई हु आ ई उ हो जाता है। अब देखो, अ के बाद अ के बाद आ के बाद आ के बाद आ, होता क्या है आ? इनका एक उदाहरण मैं आपको लिख कर दिखलाता हूं। अ प्लस अ बराबर आ, एक नियम ऐसा बनेगा इस परिभाषा पर से। दूसरा नियम यह बनेगा अ प्लस आ बराबर आ। तीसरा नियम ऐसा बनेगा आ प्लस अ बराबर आ। चौथा नियम ऐसा बनेगा
आ प्लस आ बराबर आ, ये चारों दीर्घ हो गए। अ के 4 नियम, ई के 4 नियम बनेंगे इस प्रकार से, ई प्लस ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, ह्रस्व प्लस प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई, दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, ये चारों दीर्घ बन गए। अब तीसरी बात ऊ की भी है, तो ऊ के 4 नियम बनेंगे, ह्रस्व ऊ प्लस ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ, ह्रस्व ऊ प्लस दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व ऊ बराबर दीर्घ ऊ, दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ बराबर दीर्घ ऊ, चारों दीर्घ बन जाते हैं। ये 3 जोड़े दिए गए हैं, तीनों जोड़ों के परस्पर मिलने से ह्रस्व स्वर दीर्घ बन जाते हैं। अ के बाद अ आए, अ के बाद आए, आ के बाद अ आए, आ के बाद आए तो आ हो जाता है, ई के बाद ई आए तो दीर्घ ई हो जाता है, ऊ के बाद ऊ आए तो दीर्घ ऊ हो जाता है। 12 नियम बने। इस प्रकार की जो संधि होती है उसे दीर्घ संधि कहा जाता है। मतलब स्वर संधि का पहला प्रकार जो है वो दीर्घ संधि का है। ये स्वरों को दीर्घ बनाती है, इसीलिए उसे दीर्घ संधि कहते हैं। देखते हैं दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण। देखो यहां पर नियम भी आपके सामने लिखूंगा, अ प्लस अ बराबर आ। अब उदाहरण देखो, सुख प्लस अर्थ बनेगा सुखार्थ, सुखार्थ। अब दूसरा उदाहरण देखो, अ प्लस आ बराबर आ बनेगा, दीर्घ होगा, स प्लस आकार बराबर साकार, सा बना, सा के अंदर आ है। अब देखो तीसरा उदाहरण, आ प्लस आ बराबर आ। एक उदाहरण हमने देखा था, विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। तीसरा, ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई। अब इनका उदाहरण देखते हैं। देखो, कवि प्लस इंद्र, कविंद्र, दीर्घ हो जाता है ई यहां पर। अब देखो, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई, ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। रवि प्लस ईश, संधि बनती है रविश। इस प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उसे संधि कहते हैं। यहाँ पर दीर्घ परिवर्तन होता है, सभी स्वर दीर्घ बन जाते हैं, इसीलिए उसको दीर्घ संधि कहते हैं। आगे एक उदाहरण देखते हैं ऊ का, ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ ऊ। उदाहरण देखो, गुरु प्लस उपदेश, संधि बनती है गुरु उपदेश, गुरुपदेश, गुरु का उपदेश। ये हुई दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की बात यहां पर समाप्त होती है। अब देखो दूसरा प्रकार गुण संधि का है। दीर्घ संधि के बाद स्वर संधि का दूसरा जो प्रकार है वो है
गुण संधि का। गुण संधि की परिभाषा को समझने का प्रयत्न करो। गुण संधि कैसे होती है? जब ह्रस्व अ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई उ तथा रू आते हैं, जब आ के बाद ई उ रू, ई उ या रू आते हैं, तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। देखो ये तीन बनते हैं, ए ओ अर। अब इस प्रकार से नियम बनेंगे, अ प्लस ई, ह्रस्व ई हो या तो दीर्घ ई हो, बनेगा क्या? ए। आ प्लस ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, बनेगा क्या? ए। अब उ की बात देखते हैं। उ अ या तो आ के बाद उ ह्रस्व हो तो भी क्या बनेगा? ओ। अ या तो आ के बाद दीर्घ उ होगा तो भी बनेगा ओ। तीसरी बात यहां पर दिखलाई गई है, अ या तो आ के बाद यानी कि प्लस अ या तो आ के बाद रू आएगा तो बनेगा क्या? अर। इस प्रकार से गुण संधि में ऐसा परिवर्तन होता है। तीन बात यहां पर एक साथ दिखलाई गई है। कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए का एक उदाहरण देखते हैं। राजा प्लस ईश, राजा प्लस ईश बराबर राजेश। यहां पर ए बन गया। अब देखो, आ प्लस ई का एक उदाहरण देखते हैं और बनेगा ए, राजा प्लस इंद्र, इंद्र। संधि बनेगी राजेंद्र। ये गुण संधि की बात है। अब और उदाहरण देखो, अ प्लस उ लो बराबर हो जाता है ओ। अब देखो, उनके अंदर सूर्य प्लस उदय बराबर हो जाता है सूर्योदय। अ प्लस उ बराबर ओ हो गया, सूर्योदय। यो के अंदर ओ है। आ प्लस उ लो बनेगा ओ। इनका उदाहरण देखते हैं। महा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव बराबर महोत्सव। महोत्सव हो के अंदर ओ हो गया। अब देखो, आ प्लस रू लेते, बनेगा क्या?
अर। उनका उदाहरण देखते हैं। महा प्लस ऋषि और महर्षि बनेगा। अर को हम यहां रेफ के रूप में दिखलाते हैं। ये बात गुण संधि की हुई। गुण संधि इस प्रकार से बनती है, दो ध्वनियों का मेल इस प्रकार से होता है। अब देखो तीसरा प्रकार जो इनका है वो देखते हैं। स्वर संधि का तीसरा प्रकार है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि को देखो, जब ह्रस्व अ या तो दीर्घ आ के बाद, जब अ आ के बाद, अ आ के बाद ए तथा ओ आता है, ए तथा ओ आता है, वो आता है के पश्चात वो आता है, तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ हो जाता है। तो उनके स्थान पर क्रमशः ए तथा ओ हो जाता है। अब यहां देखने का प्रयत्न करो। पहली बात ये बनेगी कि भाई उदाहरण हम देखते हैं, बाद में समझ में आएगा कि भाई अ या तो आ के बाद ए तथा ओ आता है, तो ए आता है तो ए बन जाता है, ओ आता है तो ओ बन जाता है। अब उनका उदाहरण देखते हैं। देखो आ प्लस ए बराबर ए हो गया। सदा प्लस, उदाहरण देखते हैं, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव बराबर सदैव ए हो गया। अब देखो अ प्लस ए लो, बनेगा ए। एक प्लस एक, एक क के अंदर है एक, और संधि छोड़ते समय एक एक हो गया, एक एक के अंदर ए हो गया। आ प्लस ए लो बराबर ए। महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य बनेगा महेश्वर्य, महेश्वर्य। उसके बाद अ प्लस ओ लो और बनेगा ओ। उनका उदाहरण देखते हैं। 1 प्लस औषधि बनेगा वनौषधि। उसके बाद एक उदाहरण और लेते हैं। आ प्लस ओ बराबर ओ। महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, महौषधि। इस प्रकार से वृद्धि संधि होती है। जो बात है वृद्धि संधि की, उनके अंदर इस प्रकार से मेल होता है, इस प्रकार से स्वर जुड़ जाते हैं। आगे अब एक अंतिम प्रकार जो है स्वर संधि का, उनको देखते हैं। वो है यण संधि। वृद्धि संधि के पश्चात चौथा प्रकार जो स्वर संधि का है वो है यण संधि। यण संधि की बात करते हैं। देखो
जब ह्रस्व ई उ अथवा दीर्घ ई उ, ह्रस्व जब ई, ह्रस्व ई या तो दीर्घ ई तथा ह्रस्व उ या तो दीर्घ उ के बाद असमान स्वर, समान स्वर मतलब ये तीनों, ये चारों के अलावा और अन्य कोई स्वर आए, ई के बाद अन्य कोई स्वर हो, उ के बाद अन्य कोई स्वर हो, उसको असमान स्वर कहते हैं, सवर्ण नहीं है। इसीलिए आगे देखो, असमान स्वर आए तो ई के स्थान पर स्वर आए तो ई के स्थान पर यह हो जाता है और उ के स्थान पर वह हो जाता है, वह हो जाता है। यह और वह कैसे होते हैं उस बात को यहां पर दिखलाया है। ई के बाद असमान स्वर आए तो यह हो जाता है, उ के बाद असमान स्वर आए तो वह बन जाएगा। देखते हैं उनके उदाहरण कुछ। ई प्लस अ बराबर व, क्योंकि यहां ई प्लस ई नहीं है, अन्य स्वर है, अ है, इसीलिए बना क्या, व। यदि प्लस, उदाहरण देखते हैं, यदि प्लस अपी, डी के अंदर ई है, अपी के अंदर आ है, ई प्लस अ बराबर संधि बनी यद्यपि। अब देखो, ई प्लस ए, बराबर ए बनेगा। कैसे बनता है देखो, प्रति प्लस एक बराबर संधि होगी तो प्रत्येक ए बना, प्रत्येक। अब उ प्लस आ लो, बनेगा क्या, उ प्लस आ, वा बनेगा। उदाहरण देखते, सु प्लस आगतम बनेगा स्वागतम, वाक बन गया। कैसे बना, उ प्लस आ बराबर वा बना है, क्योंकि नियम है उ प्लस आ बराबर वा। उ प्लस अ लेते हैं, उ प्लस अ बराबर व बनता है। उनका उदाहरण देखते हैं, मधु प्लस अरी, और बनेगा क्या, मध्वरी, व बना मध्वरी। ये हुई बात स्वर संधि की। यहां पर पूर्ण स्वर संधि इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से बनती है। अब स्वर संधि की बात हम यहां पर पूरी करते हैं। आज संधि के अंदर एक प्रकार हमने देखा स्वर संधि का। स्वर संधि के 4 प्रकार देखे हैं। 4 प्रकार में से पहला प्रकार था दीर्घ संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, यण संधि और गुण संधि। 4 प्रकार देखे। स्वर मिलते हैं और जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की छोटी सी बात बाकी रहेगी, वो आज के बाद के क्लास में हम देखेंगे। आज सबको शुभ रात्रि। यहाँ पर रुकते हैं।
थोड़ा विक्षेप आया था मोबाइल के अंदर, इसीलिए 2 भाग हो गए हैं। कोई बात नहीं, हमारी बात जारी रखेंगे हम। आगे हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। आज सबको शुभ रात्रि, अगले तास में मिलेंगे।